नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 11 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में जो बात होगी वो मानसून की होगी। 20 प्रश्न मानसून पर और आगे के जो प्रश्न होंगे 10 वो आजकल की घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और डेली 30 फॉलो करने वालों जो लोग हैं उनको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि वो अगर ऐसा करते रहेंगे तो कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम इस दुनिया में जहां पे जीएस पूछा जाता है, जो आपका सिलेबस है, वो आपका नहीं रुकने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न मानसून से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ऐसा पूछा जाता है इसलिए प्रश्न लिया गया है। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश, बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। चक्रवात कहीं ना कहीं ये मानसून से रिलेटेड है इसलिए ऐसा दिया गया है। एक तरफ यहां पर दिया हुआ है प्रदेश कहां पर आते हैं। बाढ़ कहां पर आती है? तो बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के जो मैदानी भाग है वहां पर आती है, तो एक अथरी हो जाएगा। भूकंप हिमालय के जो गिरपात क्षेत्र हैं वहां पर आता है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो एक अथरी बी का 1 मिला के देखिए तो 2 में दिया हुआ है, यहां भी दिया है, यहां भी। अब जब तक यहां पे सी नहीं कंफर्म होगा तब तक ये सही नहीं हो पाएगा। तो अब बताइए सी कहां से? चक्रवात को भी आप आसानी से कर सकते हैं। चक्रवात आता है कहां पर? झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में, तो ये डी का 2 हो जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात समझ में आ गई? 3A 1B 4C 2D, इस तरीके से इसमें व्याख्या कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं क्योंकि छोटा क्यों किया था, क्योंकि पहला प्रश्न थोड़ा सा वैसा था। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा कहां पर होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो जो शीतकाल में वर्षा होती है वो कहां पर होती है? तो शीतकालीन जो वर्षा होती है वो उत्तर पश्चिम में होती है। शीतकालीन मानसून जो पवने हैं स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं। अधिकांश भारत में शीत वर्षा नहीं होती है, शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, कभी कभी ये लखनऊ के आसपास भी ये वर्षा आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि मध्य तक उत्तर प्रदेश में ये आ जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण मूलतः वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में जहां पर ये पूरा क्षेत्र है ये वर्षा होती है। अगला जो प्रश्न है, प्रति चक्रवातीय स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं, कब बनती हैं? जब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। वायुमंडलीय दाब जो है वो उच्च होता है, यानी कि जो वायुमंडल का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हाई होता है। और दूसरा है यहां पर कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवातीय स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कथन कारण में जब भी प्रश्न आए तो मैंने आपसे कहा है कि उसको पहले देखिए दोनों कथन सही है कि नहीं। पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन का अगर आप देखें सही से इसको पढ़ें तो दूसरा कथन का जो कहना है, जो ये कथन कह रहा है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवातीय स्थितियां पैदा होती हैं, क्या ये सही है? ये जो दिया हुआ है कि प्रतिचक्रवातीय स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। और यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए, यहां पे निम्न ताप, शीतकालीन वर्षा में निम्न ताप वाली प्रतिचक्रवातीय स्थितियां पैदा होती हैं। तो दूसरा यहां पर ये गलत हो जाएगा। कथन ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। भारत में पहले से ही प्रतिचक्रवातीय दशा मौजूद रहती है जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है, ये सही इसकी व्याख्या होगी। शीतकाल से कोई मतलब नहीं होता है, वो शीतकाल के कारण नहीं बनती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। सी ऑप्शन पर ये दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, वर्षा होती है? कौन से राज्य में? उत्तर दीजिए जाड़े के मौसम में। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में शरद ऋतुकाल यानी अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है।
जो आंतरिक भाग की तरफ घटती जाती है। जैसे जैसे तटीय भाग से आंतरिक भाग की तरफ बढ़ेंगे आप, तो ये धीरे धीरे क्या होगी, अंदर की तरफ बढ़ने पर घटती चली जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा इस समय होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब उत्तर पश्चिम विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है किस कारण से? डिस्कशन हम कर चुके हैं, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यह वर्षा होती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण यह वर्षा होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होते हैं, ये आर्द्रता वहीं से ग्रहण करते हैं, और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो गेहूं की कृषि के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, लाभदायक होती है, ये ध्यान रखिएगा, लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भारत के किन क्षेत्रों में औसत से 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? 2 मिलीमीटर तो बहुत कम हो गया, औसतन जो ये वर्षा होती है ये कितनी होती है? 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। भारत के किन क्षेत्रों में ऐसा होता है? 200 मिलीमीटर की वर्षा, 200 मिलीमीटर, ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो जम्मू कश्मीर है यहां पर केवल 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। बाकी जो यहां पर और क्षेत्र दिए हुए हैं यहां पर कम, बाकी ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब में वर्षा ज्यादा होती है। यहां पर केवल 20 सेंटीमीटर, 200 मिलीमीटर कितना हुआ? केवल 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, यह प्रश्न पहले पूछा गया है, लेकिन इसको देखो पूछ क्या रहा है। अगर आप इसको समझेंगे, जैसे एक दिया है स्वच्छालन शौचालय व्यवस्था में सुधार, अपशिष्ट जल का उपचार एवं उपयोग, वर्षा के जल का संचयन, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग, तो कौन सा भारत में लागत का अधिकतम लाभ देगी? सोचकर, मतलब एक थोड़ा सा सोचकर उत्तर देने वाला यह प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, पहले आप अपना टिक कर लीजिए। इसका सही उत्तर है वर्षा के जल का संचयन, क्योंकि एक बार इसको अगर आपने डेवलप कर दिया तो बार बार इसमें कुछ लगाना नहीं है और वर्षा का जल संचयित होता रहेगा। और वर्षा का जल जो आप कलेक्ट करेंगे, जो एकुमुलेट करेंगे, वो क्या होगा, वो कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, बिना अतिरिक्त खर्च के सीधे वो आपके वाटर लेवल को बढ़ाएगा, नीचे जाएगा, है ना। अगर आप इकट्ठा कर लेंगे जमीन में, वैसे इकट्ठा कर लेंगे तो सिंचाई के काम आ जाएगा, फिर वो बहकर नीचे चला जाएगा रिस्क कर। तो इस तरीके से उसमें कोई समस्या नहीं होती है, बार बार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ये वाली जो प्रबंध युक्ति है ये लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त करा सकती है। तो ये थिंकिंग बेस्ड प्रश्न है, सोचकर आप इसका उत्तर दे सकते थे। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्षा की भरपूर मात्रा पाई जाती है, फिर भी इसे पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि भारत में इतनी वर्षा भी होती है और वर्षा होने के बावजूद भी यहां पर पानी की कमी का सामना बहुत सारे क्षेत्रों में करना पड़ता है। राजस्थान देखिए, राजस्थान तो सूखा ही है, और वैसे भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर क्या होता है, वर्षा का पानी नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है। कई जगह पे हमेशा नहीं मिलता है। तो इसका उत्तर यह है कि वर्षा के पानी का तेज से बह जाना, वर्षा के पानी का भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर का होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वर्षा का कुछ ही महीनों में होना। ऐसा हो जाएगा नहीं, यहां पर देखिए वर्षा का जो पानी बह जाता है, नॉर्मली इसी को आप टिक करेंगे, कुछ महीनों में होता है क्योंकि यही पढ़ते आए हैं। लेकिन वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है, इकट्ठा नहीं कर पाते हम, तो वाटर लेवल भी हमारा मेंटेन नहीं रह पाता है, एक जगह जाके कहीं पे हो जाएगा, बाकी जगह पे नहीं इकट्ठा हो पाएगा। और वर्षा का पानी सीधे भाप बनकर उड़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होती है, धूप भी बहुत तेज होती है। तो ये सब कारण हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सावधानी से उत्तर दिया कीजिए। अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, भारत में कौन सा वो स्थान है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है लेह। लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। लेह जो है यहां पर भारत में सबसे कम वर्षा वाला है। लेह में केवल 9.2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बीकानेर जो है ये मरुस्थलीय, आप राजस्थान में तो ये है, लेकिन यहां उससे ज्यादा 24.3 सेंटीमीटर, जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर, चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन चेरापूंजी में तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो लेह है यहां पर 10 सेंटीमीटर से भी
कम वर्षा होती है और भारत में सबसे कम वर्षा वाला ये स्थान है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आम्र वर्षा, ये मैंगो सावर किससे संबंधित है? तो जो आम्र वर्षा है ये किससे संबंधित है? ये कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा जो फुहार होती है, जो फुहार पड़ती है, वो है ये। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही उत्तर है। कर्नाटक और केरल में मानसून वर्षा से पूर्व जो फुहारें गिरती हैं, झीसियां जो पड़ती हैं, उनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम वार्षिक वर्षा होती है? स्टेट दिए हुए हैं, अरुणाचल, सिक्किम, केरल, जम्मू यानी जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहां पर अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम में सबसे जो वर्षा है वहां पर क्या होती है? सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में देखिए कितनी वर्षा है, ये सिक्किम में है 2971.6 मिलीमीटर, समझ रहे हैं, यानी कि 300 सेंटीमीटर के आसपास। अरुणाचल में 2933.7, और कितना ये क्लोज पूछा गया है, केरल में भी इतनी ही, और जम्मू में तो खैर कम होती। तो एक ही ऑप्शन आप निकाल सकते थे, बाकी में कंफ्यूजन हो सकता था। तो जब भी पढ़िए तो थोड़ा सा जहां पर बहुत ही माइन्यूट लेवल का डिफरेंस हो तो उसको भी आपको सही से कर लेना चाहिए, सही से आपको उस पर विचार कर लेना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जहां पर उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो राज्य है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून नहीं है। जो मानसून आता है उस समय दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये उत्तर पूर्वी मानसून है ना, लौटता हुआ जो मानसून होता है, जो प्रत्यावर्तन जब शुरू होता है तब जो आता है ना, सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन यानी मानसून लौटता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ITCZ, वो दक्षिण की ओर खिसकने लगती है, और इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली जो मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है और तमिलनाडु विशेषकर चेन्नई में जाकर ये वर्षा करती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% भाग प्राप्त होता है, इतना हिस्सा उससे प्राप्त होता है। तो तमिलनाडु उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है किससे प्राप्त होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे ये प्राप्त करती है। यहाँ पे फॉर्म नहीं लगेगा भाई, साउथ वेस्ट मानसून, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% जो वर्षा है हमारे देश में वो इसी से होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट, कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? थोड़ा सा बताइए कहां पर हो सकता है? क्या लुधियाना में होगा? बताइए, सोच कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, सोच लीजिए। मैं 2-4-10 सेकंड का आपको मौका देता हूं, उसके बाद में बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहां वर्षा अधिक होती है। जहां पर वर्षा, रेनफॉल जहां पर ज्यादा होगी वहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होगा। कोच्चि में 3228 मिलीमीटर, अहमदाबाद में 800 मिलीमीटर, लुधियाना में 730 मिलीमीटर और तेजपुर में 1600 मिलीमीटर। तो तेजपुर ये असम में है और कोच्चि, ठीक है, इन दो जगहों पर ज्यादा वर्षा होती है। कोच्चि और तेजपुर में वर्षा ज्यादा होती है, यही पूछा जा रहा था आपसे, और इसी कारण से वहां पर आर्द्रता होती है। ठीक है, तो आर्द्र जलवायु का अनुभव यहां इसीलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारतीय पश्चिमी घाट के टकराने से मानसून जो होता है वो दो शाखों में विभक्त हो जाता है, दो शाखाएं बन जाती हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर मानसून से प्रभावित होने वाला प्रमुख क्षेत्र है। पहला तो ये बहुत वेल नोन पॉपुलर ये स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरे के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। उत्तर दीजिए। पहला तो सही है, दूसरे के बारे में आप बताइए। तो पहला ये सही है कि टकराने के बाद दो भागों में ये बढ़ जाता है। यहां टकराहट हुई तो एक भाग इधर चला जाएगा, एक दो भागों में ये बढ़ जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ किधर है? यहां पर देखिए क्या दे रहा है, अरब सागर। ये प्रभावित किससे होगा? छत्तीसगढ़ यहां पर है, ये भारत है, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज्यादा प्रभावित होगा। तो
दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? आपको मैंने जो ये बताया कि मानसून ये दो भागों में दिखता है, एक तो इसमें बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है, बंगाल की खाड़ी वाली, और ये अरब सागर वाली शाखा हो जाती है। ये दो शाखा है, ए बी है ना, अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर कहां पर ज्यादा मिलता है? पूर्वी तटीय क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीप में, या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में? अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप बड़े आसानी से इसका उत्तर दे देंगे, या मानसून ही पढ़ा है या ज्योग्राफी पढ़ा है, कुछ भी। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वहां पर दिन में तो खूब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, लेकिन रात में क्या होगा, जब सूरज की रोशनी शाम को समाप्त होगी तो वो टेम्परेचर रिलीज करना मानसून जो मरुस्थल है वो चालू करेंगे, और धीरे 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 वो ठंडे हो जाएंगे। और सुबह 2-3 बजे, 4 बजे, 3-4 बजे, जब आप 4-3 बजे के आसपास देखेंगे तो वो बहुत ठंडे हो जाएंगे, तो पूरा एटमॉस्फेयर जो होगा वहां का वो ठंडा हो जाता है। तो दैनिक तापांतर दिन में खूब ज्यादा और रात में खूब कम। तो तापांतर मतलब ताप में अंतर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट के बीच में जो अंतर होता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, जिससे सबसे ज्यादा 90% वर्षा की प्राप्ति होती है, तो इसके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये दिशा होती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कहां पर सबसे पहले मानसून आता है? फर्स्ट अराइव कहां होता है मानसून का? तो मानसून सबसे पहले केरल में आता है। केरल यहां पर है, तो केरल में मानसून सबसे पहले आता है। और यहां पर जो मानसून है प्रारंभ होता है भारत में जब मानसून का, तो यही सबसे पहले आता है। और भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है, इसलिए इसकी जो भविष्यवाणी होती है, केरल में मानसून आ गया तो लोग कयास लगाते हैं अब यहां भी आ जाएगा 20 दिन में, ठीक है ना। ऐसा अपने अपने स्थान पर जैसा भी जहां जिनकी स्थिति है वो सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण का प्रश्न है, भारत की मानसून उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, और दूसरा है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। सोच कर देखिए क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? अगर सही है तो क्या व्याख्या भी कर रहा है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, सही है ये, कोई दिक्कत? और भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच में स्थित है। देखिए पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय अक्षांश 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणी के अक्षांशों के मध्य होता है, तो भारत की स्थिति यहां पर नहीं है। यानी कि जो ये इक्वेटर हो गया, ये 23.5 उत्तरी, ये 23.5 दक्षिणी, तो इनके मध्य में स्थिति हो, और भारत के मध्य से तो ये कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा भारत के मध्य से जाती है, तो भारत इसके मध्य में दोनों के कहां स्थित है? तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही आर गलत, सी ऑप्शन पे दिया होगा तो सी सही हो जाएगा। कभी कभी ये ऑप्शन भी चेंज कर दिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मुझे जुकाम हो रहा है लग रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका नहीं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये चेंज कर दिया जाता है। तो ए सही है, आर गलत है। वैसे सी पर पहले पूछा जाता था लेकिन ये चेंज कर दिया था, इसीलिए मैंने कहा ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अरबी, स्पेनिश, हिंदी, आंग्ल? तो मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा से रिलेटेड है। अरबी भाषा में जो मानसून शब्द है ये मौसम शब्द एक होता था उससे बना है, और इसका तात्पर्य होता है मौसम या ऋतु, ठीक है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट अप अनुदान, अब ये शायद करंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट हो गए, हाँ करंट अफेयर है। अब 10 प्रश्न हम करंट अफेयर के देखने जा रहे हैं। तो स्मार्ट अप अनुदान जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस भारतीय बैंक से संबंधित है? स्मार्ट अप ग्रांट ये किससे रिलेटेड है? आईसीआईसीआई, केनरा, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, किससे रिलेटेड है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है एचडीएफसी। एचडीएफसी ने घोषणा की है कि वह अपने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर ब्रांड के तहत स्मार्टअप अनुदानों के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमियों के आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तो एचडीएफसी ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी, ठीक है, स्मार्टअप नाम है इसका, और स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए यह है। एचडीएफसी बैंक इस साल शिक्षा यानी एडटेक और कौशल विकास क्षेत्र में स्टार्टअप पर फोकस करेगा, ऐसा उसने एचडीएफसी बैंक ने कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैग के आंकड़ों के अनुसार, सीएजी के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान 247 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई जो हैं उनके द्वारा अर्जित लाभ क्या है? तो कैग ने रिपोर्ट जारी की है 18-19 के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो अर्जित लाभ है ये है 1.78 लाख करोड़ रुपए, है ना, 1.78 लाख करोड़ रुपए। तो ये कैग किस आर्टिकल में है, जरा ये आर्टिकल बताइएगा, किस आर्टिकल में? भारतीय संविधान की। कुल लाभ में से 73% योगदान 63 कंपनियों ने पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट और बिजली के क्षेत्र से प्राप्त किया है। और यह भी पता चला है कि 189 सीपीएसई को 31 मार्च 2019 तक 1.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की क्या है, ये पूछा जा रहा है। इसकी थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया, इनॉग्रेट किया उसको। तो इसमें इसकी जो थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ये थीम रखा गया है। और ये शिखर सम्मेलन ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित किया गया, टेरी के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और इसमें मालदीव के पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नसीद, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे और संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ये सब भी शामिल हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये एनसीआरबी 2019 की रिपोर्ट में किस राज्य में ऐसा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। आपको क्या लगता है, गेस करिए, या आपको पता हो तो उत्तर दीजिए। और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं, संख्या भी यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन अपराध भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और वर्ष 2019 के दौरान पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ 4,05,861 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 59,853 घटनाएं ये जो दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में, बाकी बहुत सारी तो दर्ज ही नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है, सेसा आर्किड अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सेसा आर्किड सेंचुरी ये भारत के किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 1989 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही घोषित किया जाता है, इसको अधिसूचित किया गया था। और यह अभ्यारण्य आर्किड की 236 से अधिक प्रजातियों के साथ साथ मशरूम और अन्य औषधीय पौधों का भी प्राकृतिक वास है। और यह देश में अपनी तरह का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां ये फूल पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं, मतलब उगाया नहीं गया, प्राकृतिक रूप से। तो सेसा आर्किड अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, अर्का सुभा ये किसकी प्रजाति है? अर्का सुभा, और ये प्रजाति है किसकी? गेंदा की। गेंदा फूल होता है ना, ससुराल गेंदा फूल वाला। तो हैसरघट्टा स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो आपसे पूछा जाए आईआईएचआर कहाँ है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैसरघट्टा में है। और वहां पर ये अर्का सुभा नई प्रजाति खोजी गई है गेंदे की, उसको ये नाम दिया गया है। तो दूसरा प्रश्न ये बन गया, गेंदे की इस किस्म में कैरोटीन की मात्रा 8% है, जो किसी पादप स्रोत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा है। किसी पादप में पाई जाने वाली ये सर्वाधिक मात्रा है। और इस प्रजाति के गेंदे की पूरी तरह से खराब हो जाने के बाद भी मौद्रिक रूप से लाभप्रद होने का और उसके उपयोग को कच्चे कैरोटीन के निष्कर्षण से प्राप्त करने का ये पूरा मतलब एक प्लान है कि ऐसा हो सकता है। और कैरोटीन का उपयोग मुख्य रूप से दवा क्षेत्र में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? दवा क्षेत्र में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नए अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की गई है? किस देश ने ऐसा किया है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम जो घोषित किया गया है वो घोषित करने वाला देश है टर्की। राष्ट्रपति वहां के हैं रेसेप तैयप एर्दोगन। रेसेप तैयप एर्दोगन ने 9 फरवरी 2021 को अपने देश के महत्वाकांक्षी 10 साल के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है। और इस अंतरिक्ष कार्यक्रम में चंद्रमा के लिए एक मिशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार्य उपग्रह प्रणालियों का विकास और अंतरिक्ष में तुर्की के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भेजना, ये भी सब शामिल है इसमें, यानी कि भेजने तक की योजना है।
और इस मिशन को क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका में तुर्की को जगह देने के लिए किया जा रहा है। भाई इससे है ना। तो तुर्की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ अपने नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अभी हाल में घोषित किया हुआ जो मिशन है वो तुर्की का है। अगला जो प्रश्न है, बायो एशिया 2021 की थीम क्या है? बायो एशिया समिट ये 2021 की थीम क्या है? और इसकी थीम है मूव द नीडल। बायो एशिया 2021 की मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो 18वां संस्करण ये 22 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। और इसका आयोजन मूव द नीडल थीम के तहत किया जाएगा। बायो एशिया इवेंट कोविड-19, फार्मा, मेडटेक और वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा। ठीक है, तो ये इसमें फार्मा, मेडिटेक यानी कि मेडिसिन में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है और वैश्विक स्वास्थ्य पर ये केंद्रित, ये क्या होगा इस साल का जो समिट है, ये जो इवेंट हो रहा है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं, ध्यान से इसको पढ़िए, क्या महिलाओं और बालिकाओं, 1 मिनट, महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला है ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं और बालिकाओं के लिए 11 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा है कि इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। तो दोनों फैक्ट आप चेक करिए। 11 फरवरी को क्या अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं और बालिकाओं के लिए मनाया जाता है? अगर ये सही है तो दूसरा भी चेक करिए। तो दोनों के दोनों यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि 11 फरवरी को मनाया जाता है और 2015 से मनाया जा रहा है। उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की यानी फीमेल्स की भूमिका पर प्रकाश डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस फ्रांसीसी पटकथा लेखक का 89 साल की उम्र में निधन हो गया? 89 साल के थे और ये अब नहीं रहे। और ये थे क्या? फ्रांसीसी पटकथा लेखक थे। जो पिक्चर्स बनती हैं तो इसमें पटकथा पहले लिखी जाती है ना, तो स्क्रीन राइटर जिनको बोलते हैं, तो इनका निधन हो गया। तो ये इनका नाम क्या था? इनका नाम था जीन क्लाउड कैरियरे। जीन क्लाउड कैरियरे फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, पटकथा लेखक थे। 8 फरवरी 2021 को इनका निधन हुआ। 2015 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीन क्लाउड कैरियरे। अगला जो प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा और सूची, ये तो प्रश्न हम लोगों ने किया है, ये पहला ही प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं। तो ये हमारा डेली 30 आज का समाप्त हुआ और आप लोग इसको ऐसे पढ़ते रहें। संडे को आपको टेस्ट देना है तो अच्छे से इसको तैयार करते रहें। टेस्ट में जिनकी रैंकिंग अच्छी आई है वो लोग अपने पुरस्कार के लिए क्लेम कर सकते हैं। जितने बार उन्होंने टॉप किया है, कम से कम 3 बार अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई रैंक आई है तो वो लोग मैसेज भेज दें और वो उनको कोर्स जो हमने देने की बात की थी 500 रुपए के आसपास की, तो वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर उनको और इससे ज्यादा का कोर्स लेना तो उनको छूट दे दी जाएगी, कोई बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है।